Hello everyone, let us solve this interesting problem from Pathfinder from oscillation and waves. So you should pause the video over here and try the question on your own before you move on to the solution. So I'll begin the solution now. तो हमें given है कि there is a small ring which is threaded on an inextensible thread of length 2L and there is no friction in the cord. The ends of the cord are fixed to a horizontal ceiling. तो हमने एक बेसिकली स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग बोल सकते हैं कॉर्ड की जगह. स्ट्रिंग के दोनों एंड्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है और उसमें एक रिंग को थ्रेड कर दिया, मतलब रिंग उस थ्रेड पे मूव कर सकती है. और वी सस्पेंडेड द रिंग लाइक दिस. तो इनिशियली द रिंग इज एट द बॉटम मोस्ट पोजिशन विद दीज टू parts of the string having equal length due to symmetry, right? और the ring is at a depth h below the ceiling. तो हमें ये दो चीज़ें given है कि this total length of the string is 2L and the depth in the equilibrium condition, the depth of the ring below the ceiling is h. Right? Now the ring is pulled aside by a small distance in the vertical plane and released. So we have to find the period of the oscillations of the ring. तो देखते हैं solution कैसे होगा. So ये initial equilibrium condition है जो मैंने यहाँ पे बनाई है. So we are not given this separation between these two fixed points. तो मैंने उसको A ले लिया, basically 2A ले लिया है. So this is A and this is A and this is the vertical line drawn through the ring. So I have drawn the FBD of the ring. The tension acting on both sides will be the same because it's just the same string, same massless string है. तो टेंशन सेम होगा. बाय सिमेट्री भी देख सकते हैं कि अगर अलग अलग स्ट्रिंग होती तो भी टेंशन सेम होता. एंड दिस अननोन डिस्टेंस A कैन बी रिटन एज दिस बाय पाइथागोरस थ्योरम. And if you balance forces you get this equation, right? So just to get a feel of the problem I have drawn the equilibrium condition and we'll use the relation also later. फिर अब देखते हैं कि जब हम डिस्प्लेस करेंगे रिंग को तो रिंग का डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, कैसा होगा, राइट? सो बेसिकली इफ़ वी कीप द स्ट्रिंग्स टाइट एंड मूव द रिंग, मैं रिंग को पकड़ लेता हूँ अगर और उसको अलॉन्ग द स्ट्रिंग मूव करता हूँ, किसी दूसरी पोजीशन पे ले जाता हूँ, राइट? तो यू कैन इमेजिन लाइक सच कंडीशंस कि ऐसा कोई पोजीशन होगा रिंग का कि रिंग को मैंने यहाँ लेके आ गया, पकड़ लिया, राइट? ऑब्वियसली रिंग विल नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम इफ आई डोंट होल्ड इट, बट आई कैन ब्रिंग इट टू दैट कंडीशन वेयर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑन बोथ साइड इज नाउ अनइक्वल, राइट? तो ये जो बेसिकली सारे पॉइंट्स होंगे, मतलब मैं यहाँ पे भी ले जा सकता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे. So all these points will trace out an ellipse. Why? Because the distance of the point P from F1 and distance from F2, इन दोनों का सम जो है वो स्ट्रिंग की टोटल लेंथ के बराबर है, 2L के बराबर है. और so therefore these 2 points will act like the focus of an ellipse. कि ellipse की यही प्रॉपर्टी होती है कि if you move on an ellipse, the sum of the distance from the two foci, the sum of the distance of from the two foci remains a constant, right? तो ये इलिप्स ट्रेस आउट करेगा. तो ये बताना, ये हमें पता होना क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो वी कैन अज्यूम दैट, क्योंकि यहाँ पे इलिप्स की जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल है, सो वी कैन गेट अ वेरी गुड फील ऑफ व्हाई द रिंग विल ओनली डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली. कि अगर हम बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट विल बी प्रैक्टिकली हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट विल बी नेग्लिजिबल, राइट? ड्यू टू सिमेट्री भी सोच सकते थे कि सिमेट्री है तो बेसिकली जिस भी कर्व पे मूव करता, अगर ये इलिप्स भी ना होता, जिस भी कर्व पे मूव करता पार्टिकल रिंग, तो वो रिंग का टैंजेंट एट दिस पॉइंट वाज हॉरिजॉन्टल. तो टैंजेंट हॉरिजॉन्टल होने की वजह से इन अ स्मॉल लाइक डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट विल ओनली बी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. इट विल बी अलॉन्ग द टैंजेंट. ऐसा सोच सकते हैं कि हम टैंजेंट के अलॉन्ग ही मूव कर रहे हैं बस, राइट? सो दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी ओनली हॉरिजॉन्टल. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट रियली सिंप्लीफाइज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम कि अब डिस्प्लेसमेंट सिर्फ हॉरिजॉन्टल है. तो मैंने अज्यूम कर लिया कि रिंग हैज़ बिन डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली टू द राइट बाय x. तो ये डिस्टेंस a + x हो गया, ये डिस्टेंस a - x हो गया, ये एंगल्स θ1 और θ2 हो गए. टेंशन अभी भी दोनों साइड पे सेम एक्ट कर रहा है. ये जो लेंथ्स है ये L1 और L2 हो गए, राइट? तो अब मैं क्या करूँगा, अब बेसिकली आई वांट टू फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट. तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी, क्योंकि ऐसा सोचो कि अगर डिस्प्लेसमेंट मैंने हॉरिजॉन्टल किया है
तो इट विल ऑब्वियसली गो बैक टू द इक्विलिब्रियम पोजिशन, इट विल गो बैक टू द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजिशन. तो इट विल डिस्प्लेस बैक हॉरिजॉन्टली. अगर मैंने हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस किया तो वापस जाने में भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा. तो फोर्स हॉरिजॉन्टली ही लगेगी टूवर्ड्स लेफ्ट. वर्टिकल फोर्सेस अभी बैलेंस्ड होंगी, राइट. तो बेसिकली टू फाइंड द वर्टिकल फोर्सेस एंड द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हमें ये एंगल्स पता होने चाहिए, राइट. एंगल्स पता होने के लिए वी नीड टू फाइंड L1 एंड L2, राइट. तो L1 L2 कैसे निकालेंगे? तो वी विल यूज सम अप्रॉक्सीमेशंस. तो इन दिस ट्राइंगल वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम. तो h स्क्वायर प्लस a प्लस एक्स स्क्वायर. मोरओवर एक और प्रॉब्लम यहाँ पे पॉइंट है कि द वर्टिकल पोजिशन ऑफ द रिंग रिलेटिव टू द सीलिंग रिमेन्स h, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है. तो अगेन फाइंडिंग L1 वी राइट h स्क्वायर प्लस दिस, इसका अंडर रूट. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव ड्रॉप्ड द x स्क्वायर टर्म. x स्क्वायर टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट. सो वी कैन स्ट्रेट अवे नेग्लेक्ट इट. We only want the linear term in x because x is a small displacement, right. So simplifying this, h square plus a square was originally L square, right. तो इस डायग्राम से देख सकते हैं कि h square plus a square was L square, which was the original length on each side, right. तो L square plus 2ax का अंडर रूट लिया. So we can use a binomial approximation कि L कॉमन लेके जो अंदर बचेगा, L कॉमन लेने के बाद जो अंदर बचेगा वो 1 प्लस समथिंग वेरी स्मॉल. सो 1 प्लस समथिंग वेरी स्मॉल का पावर हाफ में पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है. सो इस 2ax बाई एल स्क्वायर से हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी विल गेट दिस. तो आई होप यू हैव गुड प्रैक्टिस ओवर बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर इन फिजिक्स uses this binomial approximation. तो L1 ये आ गया और L2 अगेन या तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, क्योंकि इस साइड पे और इस साइड पे यही डिफरेंस है कि यहाँ पे a प्लस एक्स है, यहाँ a माइनस एक्स. या तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, या ऐसे सोच लो कि दोनों L1 और L2 का सम 2L के बराबर है अभी भी. तो L1 इज दिस एंड L2 इज दिस, दोनों का सम 2L के बराबर है, राइट. सो वी गेट दिस. नेक्स्ट वी वांट टू फाइंड साइन थीटा 1, साइन थीटा 2, कॉस थीटा 1 एंड कॉस थीटा 2, राइट. क्योंकि हम जब फोर्स डायग्राम बनाएंगे और फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो वील हैव टू यूज दीज 4 थिंग्स. तो साइन थीटा 1 कैसे आएगा इस ट्राइंगल में? a प्लस एक्स ओवर L1. तो a प्लस एक्स ओवर L1 किया तो अगेन यहाँ पे एक और बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन है जो मैंने लिखा नहीं है. सो वी हैव टू बी केयरफुल इन अंडरस्टैंडिंग इट कि जब बाय L1 किया तो L1 ये था, दिस वॉज L1. तो नीचे एक L था, L1 में एक L था, तो ये L आ गया और डिनोमिनेटर में ये पार्ट था. तो इस बेसिकली दिस इट वाज इक्विवेलेंट टू दिस थिंग टू द पावर -1. बेसिकली इसकी पावर -1 थी. तो अगेन बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज करते हुए, बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल. वाई इज दिस स्मॉल? बिकॉज x इज वेरी स्मॉल. तो ये बहुत छोटा है, तो इसकी पावर -1 करेंगे तो ये आ जाएगा कि बेसिकली पावर अंदर चली जाती है और ये जो छोटी चीज़ होती है उससे मल्टीप्लाई हो जाती है पावर. ये ऐसे याद रख सकते हो. सो वी गेट दिस. देन एक्सपैंडिंग इट, इसको एक्सपैंड कर लिया और फिर से एक्स स्क्वायर वाला एक टर्म आएगा उसको नेग्लेक्ट कर दिया, राइट. और इसको ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया. सो इसको ऐसे क्यों लिखा, इस फॉर्म में क्यों लिखा? तो क्योंकि ओरिजिनली जो एंगल था थीटा लेफ्ट हैंड साइड पे, उसका साइन क्या था? a बाय एल था. तो मैंने वो a बाय एल अलग से लिख लिया और एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे लिख लिया, जस्ट टू शोकेस द फैक्ट कि पहले साइन थीटा कुछ था जो कि a बाय एल था और अब उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है. सो दिस इज बाय हाउ मच द साइन थीटा हैज चेंज्ड, राइट. जस्ट टू हाईलाइट द फैक्ट साइन थीटा हैज चेंज्ड बाय स्मॉल अमाउंट विच इज प्रोपोर्शनल टू x. सिमिलरली साइन थीटा 2 कैन बी रिटन एज दिस a माइनस एक्स ओवर L2. तो अगेन वेरी सिमिलरली ये एक्सपेंशन कर सकते हैं, या फिर ऑल्टरनेटिवली यहाँ से यहाँ जाने में बहुत सिंपल है कि x को -x से रिप्लेस कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन करिए साइन थीटा के लिए और यहाँ जो कैलकुलेशन करिए उन दोनों में सिर्फ यही फ़र्क है कि x को -x से रिप्लेस करना है. दोनों साइड पे बस यही फ़र्क है. L1 और L2 की वैल्यूज़ में भी वही फ़र्क है कि x, इन दोनों एक्सप्रेशन में भी वही फ़र्क है कि x की जगह -x है. तो ये भी एक बेसिकली छोटे छोटे मेथड्स होते हैं जो कि हम सीखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में. दैट इज़ वाई सॉल्विंग क्वेश्चंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू लर्न दिस लिटिल ट्रिक्स
कि ऑन द फ्लाई हम कैसे कैलकुलेशंस को जल्दी कर सकते हैं, राइट, स्मार्टली. सो दिस इज a माइनस एक्स, दिस इज a प्लस एक्स. तो इस इधर x की जगह माइनस एक्स है बस, बाकी कहानी सेम है, h सेम है. L2 अलग है, लेकिन L2 में भी हम माइनस एक्स वाला फैक्टर कंसिडर कर चुके हैं. दैट इज वाई L2 का एक्सप्रेशन इज दिस. सो वी गेट दिस. सो वी गेट साइन थीटा 1 साइन थीटा 2. कॉस थीटा 1 अगेन ट्राइंगल से निकालेंगे, h ओवर L1. तो अगेन L1 में दिस पार्ट वॉज इन द डिनोमिनेटर, तो अगेन इट केम इन टू द न्यूमिनेटर. सो अंदर -1 से मल्टीप्लाई हो गया. एंड सिमिलरली फॉर कॉस थीटा 2 वी गेट दिस. अगेन वी कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया टू गो फ्रॉम हियर टू हियर. सो वी गेट ऑल दीज 4. तो अब हम फोर्स डायग्राम देखते हैं कि टेंशन दोनों साइड पे सेम होगा बिकॉज इट्स द सेम स्ट्रिंग. वर्टिकल फोर्सेज आर बैलेंस्ड. सो वी गेट द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम देयर. एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्टवर्ड एक्सेलरेशन है a. तो लेफ्टवर्ड एक्सेलरेशन के लिए ये f इक्वल टू ma लिख दिया. दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, t कैंसिल हो जाता है. t हमें निकालना नहीं है, वी डोंट वांट इट. वी कैन कैलकुलेट इट, नो प्रॉब्लम. फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी कैन फाइंड t if we are asked to find it, but we don't need it here. तो एक्सेलरेशन निकाल लिया. साइन थीटा 1 चारों चीज़ों की वैल्यू डाल दी. तो एक बार इसको भी देख लेते हैं कि साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 करोगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और इसका ट्वाइस हो जाएगा, तो वो आ गया यहाँ पे. और कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 करोगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो 2h/l आ जाएगा. सो वी गेट दिस. जस्ट चेकिंग, राइट. सो अब फिर ये a को एलिमिनेट कर दिया मैंने, क्योंकि a तो हमें गिवन नहीं है प्रॉब्लम में. तो ये बहुत अच्छा हुआ कि ये l² माइनस a² आ गया यहाँ पे. तो एक बार ये पहली वाली फिगर देख लेते हैं. l² माइनस a² इज जस्ट h². तो ये सब रिप्लेसमेंट करके वी गेट दिस एक्सप्रेशन कि l² माइनस h² इज h². सो वी गेट दिस एक्सप्रेशन. सो ये जो आंसर आया है हमारे पास, इससे SHM का टाइम पीरियड कैसे आएगा कि बेसिकली हमने एक इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, वहाँ से पार्टिकल को डिस्प्लेस किया बाय सम स्मॉल डिस्टेंस और पार्टिकल का एक्सेलरेशन चेक किया. एंड पार्टिकल का एक्सेलरेशन हैज़ कम आउट टू बी प्रपोर्शनल टू x. दैट मीन्स द पार्टिकल विल एग्जीक्यूट SHM. एंड इफ इट एग्जीक्यूट्स SHM, द टाइम पीरियड कैन बी फाउंड बाय दिस कि अगर एक्सेलरेशन x के प्रोपोर्शनल है तो जो प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर होता है वो ओमेगा² होता है, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द SHM. तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर है ओमेगा² है, तो ओमेगा इसके बराबर होना चाहिए और टाइम पीरियड फिर 2π/ω हो जाएगा. सो दिस इज द टाइम पीरियड. So this is a very interesting problem of SHM. I hope you learned something from it. Even if you could not solve it on your own, there is nothing to worry about, because you should always, whenever you're not able to solve a problem, even after watching the solution, you should do it again on your own. And again, after a few days, you should again try it on your own. तो जो भी आप questions practice करते हैं उनको revisit करना भी important है, especially when they are of a good level, when they are of a difficult level. तो जे एडवांस की प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू डू वन क्वेश्चन एटलीस्ट 3 or 4 टाइम्स ओवर अ पीरियड ऑफ 1 month or 2 months, कि अब जब भी SHM को आएंगे वापस तो ये कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे पकड़ के रखें जिनको वापस करें. क्योंकि व्हेन यू रीडू अ प्रॉब्लम तो उसके जो सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आते हैं और उससे कॉन्फिडेंस आपको ज़्यादा मिलता है. जब आप हमेशा नए नए प्रॉब्लम्स करते रहते हैं, उनको एक एक बार करके छोड़ देते हैं, तो you learn but you don't get that much confidence in your concepts कि मुझे अच्छे से आता है. वो आपको एक कंप्लीट एक कॉन्फिडेंट वाली फीलिंग नहीं आती. आपको ऐसा लगता है कि कभी क्वेश्चंस ख़त्म ही नहीं होंगे, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट हैं. तो आप क्वेश्चन करते रहते हो एंड यू नेवर क्वाइट फील दैट कम्प्लीटनेस कि मैं सारे क्वेश्चंस कर चुका हूँ या मेरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है. तो ऑब्वियसली ये भी नहीं है कि आपको बहुत कम क्वेश्चंस करने हैं कि आप बहुत इजी क्वेश्चंस करके सेटिस्फाइड रहें.
कि मैंने सब कर लिया है, बट यू हैव टू स्ट्राइक द बैलेंस, एंड स्पेशली विद क्वेश्चंस ऑफ दिस पाथफाइंडर बुक. इसके क्वेश्चंस अच्छे लेवल के होते हैं, तो यू कैन प्रैक्टिस देम 3 or 4 times. So I hope you liked the video, and thanks for watching.